नमस्कार दोस्तों। तो वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा और वेनेजुएला और यूएसए में आपस में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने इलॉन मस्क के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बोला कि इलॉन मस्क जो है वो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसके थ्रू क्या करते हैं कि वो हेट फैलाते हैं और उसके अलावा वो फासिज्म फैलाते हैं अपने ट्विटर के प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसीलिए जो वेनेजुएला की सरकार है वो ट्विटर प्लेटफॉर्म को सस्पेंड उन्होंने कर दिया है। निकोलस मादुरो ने थर्सडे को ये सारा चीज़ उन्होंने बोला और इलॉन मस्क के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए निकोलस मादुरो यहाँ पर नज़र आए। अब एक्चुअल में वेनेजुएला में हुआ क्या है, पहले हम इशू समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये आसानी होगी समझने में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो इशू क्या है वेनेजुएला के अंदर में। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं मैप के थ्रू सारी नेबरिंग कंट्रीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर वेनेजुएला है, वेनेजुएला की नेबरिंग कंट्री से कोलंबिया और गयाना, उसके बाद नीचे आपको ब्राज़ील दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको मैक्सिको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, पेरू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बगल में। अब देखिए वेनेजुएला में निकोलस मादुरो जो है वो वहाँ के 2013 से प्रेसिडेंट बने हुए हैं और वेनेजुएला के अंदर में अल्ट्रा लेफ्ट की सरकार है। अल्ट्रा लेफ्ट की सरकार को आप ईजी शब्दों में कह सकते हो काइंड ऑफ एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर, जहाँ पर सारी चीज़ें निकोलस मादुरो के कहने पर ही होती हैं और उनके कहने पर ही चलती हैं। वेनेजुएला इज़ एन ऑयल रिच कंट्री, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी रहता है और क्योंकि एक अल्ट्रा लेफ्ट की सरकार है दैट इज़ वाई निकोलस मादुरो अलायंस विद द रशियन ब्लॉक, और इसीलिए यूएस से हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती है। ये बात मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दी। अब हुआ क्या कि इसी वेनेजुएला में 28 जुलाई को इलेक्शंस हुए। अब इन इलेक्शंस के ऊपर हुआ क्या कि वेनेजुएला की सरकार ने इन इलेक्शंस का रिजल्ट निकाला 28 जुलाई को और रिजल्ट में बताया कि निकोलस मादुरो को जनता ने दोबारा चुन लिया और वो दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ये डेटा आया, लेकिन इस डेटा में पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं थी। मतलब कि इलेक्शन में जैसे आप देखते हो कि अपोजिशन पार्टी को कितने वोट्स मिले, टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े, कितने निकोलस मादुरो को मिले, कितने उनके अपोजिशन लीडर्स को मिले, ये सारी डिटेल्स उन्होंने नहीं निकाली थी। तो ये सारी डिटेल्स जब उन्होंने नहीं निकाली थी तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद राइट जैसी सिचुएशन हो जाती है। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश करती है, दंगे छिड़ जाते हैं वेनेजुएला में और कम से कम बताया जा रहा था कि 24 लोगों की उस दंगे में डेथ हो चुकी है। अब जैसे ये दंगे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर वायरल होती हैं, हर जगह पर आती हैं, ख़ासतौर से ट्विटर पर लोग ट्वीट करना शुरू करते हैं। आजकल के टाइम में आपको पता ही है कि ट्विटर पर बहुत तेज़ी से ट्वीट होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे दंगों की तस्वीरें आती हैं, ट्वीट्स आते हैं और वहीं पर वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो गोंजालेज हैं, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती, इस लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से ये चुनाव जो है वेनेजुएला का वो जीत लिया है। अब ये सारी चीज़ों के बीच में जैसे ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैलता है तो उसके बाद जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वेनेजुएला की, ख़ास तौर से जहाँ पर थोड़ी सेंटर लेफ्ट की सरकार है, जैसे कि ब्राज़ील और कोलंबिया और मैक्सिको, इन तीनों कंट्रीज़ ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया वेनेजुएला पर कि भाई आप कंप्लीट डिटेल्स निकालिए अपने इलेक्शंस का। जब तक आप कंप्लीट डिटेल्स अपने इलेक्शंस का नहीं निकालेंगे तब तक आपके जो इलेक्शंस हैं उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं माना जाएगा और उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। हम ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मिल करके इन इलेक्शंस को मानेंगी ही नहीं। या तो अपने इलेक्शंस की जांच करवाइए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से प्रूव करवाइए, या कंप्लीट डिटेल्स या कंप्लीट डेटा निकलवाइए। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ट्विटर पर कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ पर अपनी कंट्री में 10 दिन के लिए सस्पेंड ही कर दिया है, बिकॉज लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसको ट्वीट करने लगे थे और इस वजह से उन्होंने इलॉन मस्क को ही बोला है कि ये अपने ट्विटर पर बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को, उनको ये सारी चीज़ें जो है वो सस्पेंड कर देनी चाहिए, वो अकाउंट्स डिलीट कर देने चाहिए जो ऐसी पोस्ट करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क अनदेखा करते हैं इन सारी चीज़ों का, बिकॉज वो फासिज्म फैलाते हैं और वो हेट्रेड फैलाते हैं लोगों के बीच में। अब वेनेजुएला का जो एक्चुअल में इशू है उसको आपको समझना होगा। जो उनका अपोजिशन है उसका कहना ये है कि अगर निकोलस मादुरो फिर से प्रेसिडेंट बन करके आ गए वेनेजुएला में तो वेनेजुएला से और ज़्यादा लोग जो है वो भागेंगे। अब हुआ क्या है, अगर आप यूनाइटेड नेशंस का डेटा मानेंगे तो कम से कम 7 मिलियन लोग 2013 से वेनेजुएला छोड़ करके भाग चुके हैं। क्यों भाग चुके हैं वेनेजुएला छोड़ करके? क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त गरीबी है। गरीबी का कारण क्या है? अब देखिए वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री थी और ऑयल रिच कंट्री होने के बाद जो उनका मोस्ट ऑफ द 80% रेवेन्यू था वो ऑयल और अदर लिक्विड ऑयल एंड गैस से आता था।
लेकिन वहाँ पर यूएस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सैंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक उसी तरीके से जो ईरान का हाल है आज की डेट में, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हाल वेनेजुएला का है, आप ऐसा मान करके चलिए। वहाँ पे जो जीडीपी है उसकी वजह से, यूएस के सैंक्शंस की वजह से वहाँ पर जो जीडीपी है वो 80% से ड्रॉप हो गई है, और 80% से जीडीपी ड्रॉप होने की वजह से वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गरीबी है, जिस वजह से लोग भाग करके इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जा कर के बसते हैं जो अगल बगल की हैं, जैसे कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, और कुछ लोग यूएस तक भी जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको जैसी, ये प्रेशर बनाती है वेनेजुएला के ऊपर कि वहाँ कि आप अपने यहाँ पर सरकार बदलो, अपने यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस करो, ताकि आपको बाकी लोग सपोर्ट करें, यूएस सपोर्ट करे, और आपकी कंट्री की जीडीपी सुधरे और आपके कंट्री के लोग वहाँ पर ना भागें। और इसीलिए आप ये सारी चीज़ें, ये सारी घेराबंदी निकोलस मादुरो के अगेंस्ट में देख रहे हो। अब एक्चुअल इशू पर आते हैं कि एक्चुअल इशू यूएस का इन्वॉल्वमेंट है क्या, क्यों खींचातानी है वेनेजुएला से। लेफ्ट की सरकार तो बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में है, तो फिर वेनेजुएला ही से दिक्कत क्यों है यूएस को। अब इस दिक्कत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि निकोलस मादुरो किस टाइप के लीडर हैं। देखिए, निकोलस मादुरो के अपोजिशन जो लोग अपोजिशन में लड़ रहे थे, सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो एक तो मचादो लड़ रही थी, और उसके अलावा एडमंड गोंजालेस उरुशिया लड़ रहे थे। कहा जाता है कि एडमंड गोंजालेस उरुशिया जो हैं, इन्होंने 3/4 मेजॉरिटी वोट्स उसमें वहाँ पर इलेक्शंस में पा लिए, और इसीलिए क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शंस जीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया, आपको पता है, निकोलस मादुरो को वहाँ पर जीता हुआ घोषित कर दिया गया, और उसके बाद इन दोनों ने भाग करके अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिपे हुए हैं। ये बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि निकोलस मादुरो इनको मरवा देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रा लेफ्ट की सरकार है और अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडर है, तो वो लीडर किस तरीके के लीडर होंगे। ठीक वैसे ही लीडर जैसे जी जिनपिंग को आप देखते हो चाइना में, कुछ उसी तरीके का आप मान करके चलिए कि निकोलस मादुरो की भी इमेज जो वेनेजुएला में है वो उसी टाइप की इमेज है। अब आते हैं रियल डिस्प्यूट के ऊपर कि यूएस को क्या इंटरेस्ट है वेनेजुएला में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। अब यही इंटरेस्ट है यूएस का। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप मैप को देखिएगा, यहाँ पर मैप है, ये वेनेजुएला है, उसके बगल में आपको यहाँ पर कोलंबिया दिख रहा है, नीचे ब्राज़ील है, और बगल में ये रहा गुयाना। अब गयाना के बीचों बीच से आपको एक रिवर जो बहती हुई दिख रही है, इसको कहते हैं एस्कीबो रिवर। और ये जो एस्कीबो रिवर है, ये गयाना को 2 हिस्से में बांटती है। एक हिस्सा जो ये शेडेड पोर्शन है, इसी को एस्कीबो रीजन कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो गयाना का हिस्सा है। यहाँ पर आपको दूसरी एक कंट्री दिख रही होगी, फ्रेंच गयाना, इसकी कहानी अलग है, वो मैं आपको कभी और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। बगल में आपको सूरीनाम दिख रहा होगा। तो ये जो गयाना कंट्री है, खैर डिस्प्यूट उसको लेकर के है। जो ये शेडेड पोर्शन है जिसको हम एस्कीबो रीजन कह रहे हैं, वेनेजुएला का क्लेम है कि ये एस्कीबो रीजन हमारा है। गयाना का कब्जा है इस एस्कीबो रीजन पर, और उनका क्लेम है कि एस्कीबो रीजन हमारा है। अब वेनेजुएला का जो क्लेम है वो आपको कुछ बात ठीक भी लगेगी। वेनेजुएला ने कहा कि जब डिवीज़न हुआ था वेनेजुएला और गयाना का, एक्चुअल जो डिवीज़न था वो एक्चुअल डिवीज़न ये बीच की जो एस्कीबो रिवर है इसके बेसिस पर हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर फ्रेंच सेटलर्स आए तो उन्होंने जानबूझ करके ये जो पूरी टेरिटरी है वेनेजुएला की, जो एक्चुअल में टेरिटरी थी, उसको गयाना में मिला लिया, बिकॉज गयाना के ऊपर उन्होंने लेट तक रूल किया, ऐसा कहना है वेनेजुएला का, ऐसा क्लेम है। और इसीलिए इस एस्कीबो रीजन को लेकर के पूरी लड़ाई है दोनों कंट्रीज़ में। अब यहाँ पर यूएस का क्या लेना देना है। अब हुआ क्या कि इस जो एस्कीबो रीजन है इसके सामने जो कि आप ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे होगे, ये गयाना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, क्योंकि ये पूरा कब्जा जो है वो अभी तक गयाना का है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ढेर सारी ऑयल फील्ड्स मिल जाती हैं। अब एक्चुअल अगर ये एस्कीबो रीजन वेनेजुएला का है और ऑयल फील्ड यहाँ पर सामने मिल रही है, तो इस ऑयल फील्ड की माइनिंग के जो सोवरेन राइट्स हैं वो वेनेजुएला की सरकार को जाएंगे, और उससे वेनेजुएला की सरकार जो है वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो ऑयल माइनिंग हो रही है वो एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी करती है। अब एक्सॉन मोबिल को जो लोग नहीं जानते होंगे मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सॉन मोबिल जो है वो यूएस की ऑयल कंपनी है, और इस ऑयल कंपनी का जो इतिहास है वो ये है कि रॉकफेलर, अगर आप जानते होंगे रॉकफेलर को, जिसने यूएस के एक टाइम पर सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, और यूएस की पॉलिटिक्स को आज भी, यूएस की पॉलिटिक्स और इकॉनमी
को आज भी रॉकफेलर्स जैसे जो बड़े बड़े, जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर्स जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो चलाते हैं। कहते ऐसा है कि दे कैन मेक द गवर्नमेंट और एंड दे कैन ब्रेक द गवर्नमेंट इन यूएस एनी टाइम दे लाइक। तो रॉकफेलर की जो अपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी, उसका जो सबसे क्लोजेस्ट, सबसे डायरेक्ट जो डिसेंडेंट है वो है एक्सॉन मोबिल कंपनी। वो एक्सॉन मोबिल कंपनी यहाँ पर गयाना के, ये जो ऑयल फील्ड है जो कि अभी गयाना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, वहाँ पर ऑयल माइनिंग कर रही है, जिसकी वजह से यूएस जो है वो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड रहता है। अब प्रॉब्लम वेनेजुएला से क्या है? अब देखिए, लेफ्ट की सरकार जो है वो ब्राज़ील में भी है, लेकिन वहाँ पर सेंटर लेफ्ट की सरकार है। कोलंबिया में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, पहली लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट बनी कोलंबिया में, लेकिन वो भी सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट है। यहाँ पर वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है वो अल्ट्रा लेफ्ट है। अल्ट्रा लेफ्ट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है कि ये जो गवर्नमेंट है या निकोलस मादुरो जो है वो बिल्कुल अलाइंड है रशिया और चाइना के साथ में। अल्ट्रा लेफ्ट गवर्नमेंट जहाँ पर भी होती है वहाँ पर यूएस को दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स काम नहीं करती। अब जैसे यूएस की पॉलिटिक्स का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूएस हमेशा हर जगह पर, जिस भी कंट्री में घुसता है जहाँ पर उनको थोड़े रिसोर्सेज दिखाई देते हैं, यूएस ही नहीं, ये पॉलिटिक्स यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगीज़, ये 4 कंट्रीज़, पोर्टुगल की, ये 4 कंट्रीज़ की यही पॉलिटिक्स रहती है पुराने समय से। अब तो खैर पोर्टुगल इररेलेवेंट हो गया जियो पॉलिटिक्स से, ब्रिटेन की हालत ख़राब है, राइट्स चल रहे हैं, उसकी बात हटाई दो, फ्रांस की इकॉनमी का बुरा हाल हुआ ही पड़ा है। यूएस इज़ द मेजर प्लेयर अभी के लिए तो खैर, लेकिन इन 4 कंट्रीज़ की यही इतिहास रहा है कि इन्होंने जिस भी कंट्री में गए हैं तो वहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स ऐसी रहती है कि जो गवर्नमेंट पावर में से, बांग्लादेश सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का, कि जो गवर्नमेंट पावर में है उसको आप ऑफ़र दो, उसका ऑफ़र फेंका कि भाई आप हमें ये मिलिट्री बेस बनाने दो, यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर दो और उसके बदले में हम आपको स्टेबिलिटी देंगे, सरकार आप चला सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, आपको लेविश लाइफ देंगे, सब कुछ देंगे। उसके अलावा में अगर उस गवर्नमेंट ने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर उसके अपोजिशन को अप्रोच करेंगे और अपोजिशन को बोलेंगे हम आपको सरकार में ला देंगे, हम ऐसे प्रोटेस्ट करा देंगे, सरकार में ला देंगे आपको, और आप उसके बदले में जब आप सरकार में आना तो हमें ये प्रोवाइड कर देना। तो दोनों में से कोई एक तो मानेगा ही, दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, दोनों में से एक तो मानेगा ही। बांग्लादेश उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल और इसी तरीके से ये आज से पॉलिटिक्स नहीं है, पिछले 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स वहाँ पर फेल हो जाती है जहाँ पर वेनेजुएला जैसे, निकोलस मादुरो जैसी सरकार होती है, क्योंकि ये लीडर्स, क्योंकि अल्ट्रा लेफ्ट हैं, फ्रीडम्स को बहुत ज़्यादा कर्ब करते हैं और धीरे धीरे दे बिकम वेरी ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटर टाइप ऑफ लीडर बन जाते हैं। जैसे आप जी जिनपिंग को देखिएगा, वो उनके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पर, चाइना में जो वो बोलेंगे वो होगा। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, उनके अलावा कुछ नहीं है, जहाँ वो बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वही होगा, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है। पुतिन को देखिए, कोई अपोजिशन नहीं है। तो जहाँ पर अपोजिशन होगा ही नहीं, वहाँ पर यूएस की पॉलिटिक्स इज़ मेंट टू फेल। और आप दुनिया के जितने डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, मिडिल ईस्ट के उठा लीजिए, अफ्रीका के उठा लीजिए, एशिया के उठा लीजिए, जितने डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर इन 4 कंट्रीज़ को पाएंगे। यूएस को पा जाएंगे, ब्रिटेन को पाएंगे, फ्रांस को पाएंगे या पोर्टुगल को पाएंगे। इन लोगों ने ही कोई ना कोई डिस्प्यूट वहाँ पर क्रिएट किया होगा। तो इसीलिए यूएस की पॉलिटिक्स जो है वो वेनेजुएला में आकर के पूरी तरीके से फॉल्टर कर जाती है। और इसीलिए हमेशा से यूएस ने कोशिश की कि सबसे पहले यहाँ की सरकार को गिराओ, निकोलस मादुरो को गिराओ। और इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले कुछ यूएस स्पाइस को पकड़ा गया था वेनेजुएला के अंदर में, और उन्होंने ये ऑन कैमरा माना भी था कि हम यूएस से हैं और हम यहाँ पर निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये पूरी वहाँ की पॉलिटिक्स है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज जो गोंजालेज हैं, गोंजालेज उरुशिया, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 84% जो बैलेट वोट्स हैं वो मुझे मिले हैं और मैं लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत चुका हूँ, वो फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। तो अब ये बात जब इलेक्शंस में जांच होगी तब पता लगेगी कि एक्चुअल में ये इलेक्शंस किसने जीता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए 15 अगस्त जो कि हम भारत का इंडिपेंडेंस डे है वो आने वाला है और उसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जो हमारी पुरानी कोर्स फीस थी वो 29,999 थी, और अगर आप नॉर्मली यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने जाओगे तो आपके 1.5-2 लाख रुपए तक उसमें खर्च हो जाते हैं। अनअकैडमी ने ऐसा बहुत लुक्रेटिव ऑफर आपके लिए लाया है, बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। अब आप अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेस हैं, मतलब पूरा यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो सिर्फ और सिर्फ 1,250 रुपये पर मंथ पर पा सकते हो।
इस प्राइस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। वही टीचर्स सेम इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ जो है वो यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा आपको 1-to-1 इसमें मेंटोरशिप भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इसमें डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलेंगे, प्लस आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उन आंसर्स का इवैल्यूएशन भी होगा। तो सारी सेम चीज़ें हैं, बस हमने 15 अगस्त को देखते हुए आपके लिए प्राइसेस 1250 रुपये पर मंथ कर दिया है। एकदम नेटफ्लिक्स टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है, सारे बैचेस आपको उस पर मिल जाएंगे। जिस बैच से आप चाहो उस बैच से आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।